यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट स्टडी कर रहे थे। तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में जो थर्ड हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने का मोड है, तरीका है, वो है रेडिएशंस। अब ये रेडिएशंस क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद में फिर हम ये देखेंगे कि रेडिएशन किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। देखिए रेडिएशन एक तरीका है जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, वेव्स की फॉर्म में। जो सोर्स है वो हीट एनर्जी को रेडिएट करेगा वेव्स की फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए ये गर्म ऑब्जेक्ट था, ये सोर्स है, और ये यहां से इस तरह की वेव्स को रिलीज करता है। ये वेव्स विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकती हैं और मीडियम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती हैं। ओके, इट रिक्वायर्स नो मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। और ये किस तरह की वेव्स हैं, तो आपको याद रखना है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। These are the electromagnetic waves। इनके पास क्या होता है, ये वेव्स ट्रेवल करती हैं, दूसरा ये एनर्जी कैरी करती हैं। इनके पास एनर्जी होती है और ये ट्रेवल कर सकती हैं, और इनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। इनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। ओके, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसकी दो प्रॉपर्टी बताई मैंने, इट कैरी एनर्जी एंड इट कैन ट्रेवल या प्रोपेगेट। ये प्रोपेगेशन कर सकती है, मतलब चल करके जा सकती है। तो सोर्स जो क्या था, गर्म था, हाई टेम्परेचर पे था। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 डिग्री सेल्सियस का जो ऑब्जेक्ट है, सोर्स है, वो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी होगी और ये प्रोपेगेट करेंगी इन मीडियम और विदाउट मीडियम। किसी मीडियम के अंदर या बिना मीडियम के भी ये चल करके जा सकते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने दो चीजें पढ़ रखी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ या किसी चार्ज के चारों तरफ क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जब चार्ज चलता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, प्रोटॉन जब मूव करेगा, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगा, उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और इसमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, इसकी वेव ऊपर से नीचे की तरफ बन रही है, तो उसकी वेव लेफ्ट से राइट की तरफ बनेगी। दोनों 90 डिग्री पर रहेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मीडियम में इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या कैरी कर रहे हैं, ये एनर्जी कैरी कर रहे हैं, एनर्जी, और वो क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, और इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, ये विदाउट मीडियम भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो जो रेडिएशन है वो किस तरह से ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन रिलीज करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट। कंडीशन क्या है, बस उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए, बस उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है तो कोई रेडिएशंस नहीं होंगे, वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है जिसमें मैटर की प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं, उसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम। मैं ये बोल रहा हूँ टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन होना चाहिए। 1 केल्विन टेम्परेचर भी है तब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज करेगा, मोर देन 0 केल्विन। तो ऐसी बॉडी, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, वो हीट एनर्जी को रेडिएट करेगी, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। आपने शायद नील्स बोर का मॉडल पढ़ा होगा, जिसमें आपने ट्रांजिशंस देखे होंगे कि वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ये स्टडी किया है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। अब मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो गई थी, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप कर चुके। अब सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर स्पेस खाली नहीं है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के इसको रिपेल करेंगे, तो ये सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में दोबारा से जंप करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशंस करेगा, और वाइब्रेशंस जब करेगा तब प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तब क्या प्रोड्यूस होगी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, जिसको हम लोग रेडिएशन बोल रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिएशंस बोल रहे हैं। ओके, तो इसके बेसिस पर डेफिनेशन देख लीजिए और फिर ये सब बातें मैं लिख देता हूँ क्लियरली। देखिए रेडिएशन की क्या डेफिनेशन है। रेडिएशन क्या है, एक हीट ट्रांसफर का मोड है, एक तरीका है फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। सोर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज करेगा और रिसीवर दूसरा ऑब्जेक्ट इसको रिसीव करेगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पर जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। हो सकता है एब्जॉर्ब, हो सकता है रिफ्लेक्ट हो जाए, या हो सकता है रिफ्रैक्ट हो जाए, इस मीडियम के अंदर ट्रेवल करना शुरू कर दें। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल करके जाएगी, जिस भी सरफेस से टकराएगी वहां से रिफ्लेक्ट होकर के जा सकती है किसी दूसरी डायरेक्शन में। रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं हुई तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होने का मतलब है कि ये दूसरे मीडियम में, ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जाकर के ये थोड़ी अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाकर के जहां भी टकराएगी वहां पर तीन चीजें हो सकती हैं, एब्जॉर्प्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। ये 12th क्लास में स्टडी करेंगे हम लोग, इसके रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को। अभी तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन की। अभी तो हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन की। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये 12th क्लास के टॉपिक है। लाइट चैप्टर आएगा 12th क्लास में, जिसमें आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी करेंगे। तो अभी हम सिर्फ क्या देखने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन की बात नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, वेव्स आते ही जिस भी रिसीवर पर पड़ेंगी वो रिसीवर इनको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये गर्म होना शुरू हो जाएगा और ये हीटअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब डेफिनेशन देखिए, फिर और काम की बातें मैं आपको बताता हूं इससे रिलेटेड। मोड ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, सोर्स से रिसीवर की तरफ, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सोर्स एंड रिसीवर। ना तो सोर्स मूव करेगा ना रिसीवर मूव करेगा, ना फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव करेगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब करने वाला है वो भी मूव नहीं करेगा, दोनों ही मूव नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल्सो विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। ये कह रहा है इसके रास्ते में जो मीडियम आएगा ये उसको भी गर्म नहीं करेंगे, ये उसको भी गर्म नहीं करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत स्लाइटली चेंज आता है। जैसे कि ये सोर्स था और यहां पर ये रिसीवर है, दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द रिसीवर। तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकली और रिसीवर के पास गई, रिसीवर गर्म होना शुरू हो गया। लेकिन इसके रास्ते में अगर मीडियम होगा, ये पार्टिकल्स होंगे, तो ये हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लें। अब जैसे ये वेव यहां से चली तो इसके रास्ते में ये पार्टिकल आ गया, ये पार्टिकल आ गया तो पार्टिकल ने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करके वो इसको एमिट कर देगा इन ऑल द डायरेक्शन। इसको क्या बोला जाता है, इसको स्कैटरिंग बोला जाता है। शायद आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये लाइट ऐसा स्कैटर हो जाएगी, ये जो वेव्स हैं ये एनर्जी जैसे ही ये पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके इनको एमिट कर देगा दोबारा से। वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को नहीं रखेगा, दोबारा रिलीज कर देगा और ये लाइट ऐसा, ये जो वेव है ये ऐसा चारों डायरेक्शन में ये एनर्जी फैल जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग, इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। तो हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लें, लेकिन इससे ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मीडियम का जो टेम्परेचर है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, स्लाइटली चेंज होगा, बहुत कम चेंज होगा। तो इसलिए इसको कंसीडर ही नहीं किया जाता। इसीलिए तो ये लाइन लिखी हुई है, विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। इसके रास्ते में जो भी मीडियम आएगा उसको गर्म नहीं करेंगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस। अब ये जो रेडिएशन है इसके थ्रू हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अगर, अब देखिए इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं मैं, अगर हीट एनर्जी रेडिएशन से ट्रांसफर हो रही है तब इस हीट एनर्जी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। अगर रेडिएशन से ट्रांसफर होगी तो इसको रेडिएंट एनर्जी बोला जाएगा, पहली बात। दूसरा, इट रिक्वायर्स नो मीडियम टू ट्रांसफर। हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है विदाउट मीडियम। हीट एनर्जी
ट्रांसफर हो सकती है विदाउट मीडियम। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। अगर हीट एनर्जी रेडिएशन से ट्रांसफर हो रही है तो उसको रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे। अगर हीट एनर्जी विदाउट मीडियम, ये विदाउट मीडियम भी ट्रांसफर हो सकती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसफर द हीट एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम और फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, ऑल द मैटर, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैसेज है, ऑल द मैटर with temperature more than 0 Kelvin, अभी बताया था मैंने आपको, more than 0 Kelvin radiates electromagnetic waves, EM waves भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं इसको। जो भी मैटर है हमारे आसपास आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेज है, और उनका टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा है, 0 केल्विन से ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करेंगी ही। हो सकता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें दिखती ना हो, क्योंकि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है ना सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख सके। अच्छा, मैं आपको इसका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने टाइप की होती हैं वो सब बता देता हूँ। सबसे पहले आती हैं गामा रेज, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, गामा रेज। इसके बाद आएंगी एक्स रेज, एक्स रेज के बाद आएंगी अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट के बाद आएगा विजिबल लाइट, जिसको हम देख सकते हैं, हमारा ब्रेन सिर्फ इन वेव्स को पहचान सकता है, इसके लिए कैपेबल है, विजिबल लाइट। नेक्स्ट, विजिबल लाइट में कौन कौन से कलर आएंगे? विबग्योर, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, जिससे हमारे मोबाइल फोन इंटरनेट वर्क कर रहे हैं, वो रेडियो वेव्स है। इसके बाद और छोटी वेव्स आएंगी, इलेक्ट्रॉन वेव्स, मैटर वेव्स, इलेक्ट्रॉन वेव्स आएंगी इसके बाद। अब देखिए ये सारी ही क्या है, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करता है, एनर्जी कैरी करता है। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है फिर? इनमें डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी का। इन सब में किसका डिफरेंस है? फ्रीक्वेंसी का। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ये हाई फ्रीक्वेंसी की है। इसकी वेव मान लीजिए मैं ऐसा बनाता हूं, ये ऐसी वेव है, ये हाई फ्रीक्वेंसी की है। और जो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स होंगी वो ऐसी होंगी। ये 1 सेकंड में 50 वेव बन रही है, वो 1 सेकंड में 2 वेव्स बन रही है। अच्छा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। और इनकी वेवलेंथ कैसी होगी? सबसे छोटी होगी। जो सबसे लास्ट में लिखी है मैंने, फ्रीक्वेंसी स्मॉलर, वेवलेंथ लॉन्गर, वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर होगी, वो बड़ी होगी। ओके, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ओके, E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू एच तो एक कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो न्यू है मतलब कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा। तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये गामा रेज कब निकलती हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। जब कोई न्यूक्लियस टूटता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जहां होते हैं न्यूक्लियस, जब कोई न्यूक्लियस टूटता है तब गामा रेज निकलती हैं। या जब 2 हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाते हैं, जैसा कि सन पर ये रिएक्शन चल रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोला जाता है इसको, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो वहां पर ये गामा रेज प्रोड्यूस होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में गामा रेज प्रोड्यूस होंगी। एक्स रेज, एक्स रेज कब प्रोड्यूस होती हैं?
जब फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाता है। एक्स रेज कब प्रोड्यूस होती हैं? जब फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाता है, तब एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। ये एटम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेज एटम मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेंगे। विजिबल लाइट, जो मैटर आपको दिखाई दे रहा है वो सारे विजिबल लाइट ही तो हैं। अभी आपके सामने ये बोर्ड जो है ग्रीन कलर का दिख रहा है, चौक जो है व्हाइट कलर का दिख रहा है। व्हाइट कलर क्या होता है? इन सब कलर्स का कॉम्बिनेशन। व्हाइट कोई कलर नहीं है, हमारा ब्रेन इसको इंटरप्रेट ऐसा करता है कि जब ये सारे कलर एक साथ आते हैं तब हमारा ब्रेन उसको कैसे कलर से दिखाता है? व्हाइट कलर से दिखाता है। ओके, अब इनमें क्या डिफरेंस है? विब ग्योर में वॉयलेट कलर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, रेड कलर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और रेड से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो इंफ्रारेड, वॉयलेट से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो अल्ट्रावायलेट, वॉयलेट से जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो अल्ट्रावायलेट। अब आपने ये देखा होगा अल्ट्रावायलेट लाइट आती है जो हमारे मोबाइल फोन में जुड़ जाती है, या अदर वर्क के लिए भी उसको यूज करते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन होता है, उसको फाइंड करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं। तो ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, और उसके अलावा जैसे किसी के मसल्स में पेन हो रहा हो तो अल्ट्रावायलेट लाइट उसके ऊपर डाल देते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट जाएगी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे ही जाएंगी, हमारी जो सेल्स हैं, जो एटम्स हैं यहाँ के, वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है, अगर मान लीजिए आप इसके सामने ऐसा हाथ करेंगे तो अल्ट्रावायलेट रेज जैसे ही पड़ेंगी आप गर्म महसूस करना शुरू कर देंगे कुछ ही सेकंड्स के बाद। उसका रीजन क्या होगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी है, और एनर्जी जैसे ही ये सरफेस एब्जॉर्ब करेगा इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी है, उससे कम फ्रीक्वेंसी है वॉयलेट की, वॉयलेट से कम इंडिगो, इंडिगो से कम ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और रेड से कम फ्रीक्वेंसी है इंफ्रारेड की, इसको हम नहीं देख सकते। हमारे रिमोट फोन, रिमोट कंट्रोल्स, मोबाइल फोन के अंदर भी रिमोट होता है, उसके अंदर उससे भी कौन सी रेज निकलती है? इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। टीवी का रिमोट होता है, एसी का रिमोट है, उन सब के अंदर जो एलईडी लगा हुआ है, लाइट एमिटिंग डायोड लगा हुआ है, वो एलईडी क्या करता है? इंफ्रारेड रेज को प्रोड्यूस करता है। इससे भी बना सकते थे, वेव्स ही तो भेजनी है, ये वाली भी भेज सकते थे, ये वाली भी भेज सकते थे। इससे क्यों नहीं बनाया गया रिमोट कंट्रोल? क्योंकि बार बार लाइट जाएगी कमरे में तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए उसमें एलईडी ऐसा लगा होता है जो इंफ्रारेड वेव्स को प्रोड्यूस करता है। वो वेव्स हमें दिखती नहीं है, हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट ही नहीं करता। नेक्स्ट, इससे कम फ्रीक्वेंसी है माइक्रोवेव्स की, जिससे हम लोग खाना पकाते हैं, माइक्रोवेव ओवन होता है। इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स H2O जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स यूज की जाती हैं खाने को गर्म करने के लिए। रेडियो वेव्स, मोबाइल फोन्स के सिग्नल्स, टावर्स के सिग्नल, सैटेलाइट से एक टीवी का चलना, ये सारे किसके ऊपर बेस्ड है? रेडियो वेव्स पे। तो रेडियो वेव्स भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, फ्रीक्वेंसी कम है इसकी, इससे कम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन वेव्स की। इलेक्ट्रॉन वेव्स सबसे लार्जर वेवलेंथ की वेव्स होंगी। और ये सारे क्या हैं? ये सभी क्या है? रेडिएशन है। अब देखिए सन का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है और अर्थ तक वो टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहा। क्यों? उसका रीजन है कि सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है। सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन वो हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्म ऑब्जेक्ट है, जिसका टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन के आसपास है। जिसका टेम्परेचर कितना है? 10⁻7 केल्विन। वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर के कारण उसके अंदर हीट एनर्जी तो बहुत सारी है, पार्टिकल्स बहुत गर्म है, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि बीच में कोई मीडियम नहीं है। मीडियम होता तो वो वाइब्रेट करते करते, मोशन करते करते हमारी अर्थ तक आ जाते, लेकिन बीच में मीडियम नहीं होने से वो एनर्जी हम तक किस तरीके से पहुंच रही है? रेडिएशंस। वहां के जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म होकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सारे वाली हैं, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेज भी, एक्स रेज भी, अल्ट्रावायलेट भी, विजिबल लाइट भी, ये सब अर्थ तक आती हैं। कुछ एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और अर्थ तक ये पहुंच पाती हैं। अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और ये सब पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है, जो सराउंडिंग्स है, एटमॉस्फेयर है, वो क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। ओके, तो ये है रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और जैसे कि मेरे पास ये चौक है,
ये चौक भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहा है, तभी तो हम इसको देख पा रहे हैं। ये कितने तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट कर रहा है? तो आंसर है ये सारी, वॉयलेट से लेकर के रेड तक ये सारे कलर्स को रेडिएट कर रहा है। और हमारा ब्रेन इस कलर को कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे समझता है? एज ए व्हाइट कलर, एज अ व्हाइट कलर। फिजिक्स के अकॉर्डिंग व्हाइट कलर नहीं होता, वो तो हमारे ब्रेन ऐसा दिखाता है, इसको व्हाइट दिखाता है। नेचर में व्हाइट कलर नहीं है। सातों रंग एक साथ आएंगे तो व्हाइट दिखेंगे। ओके, दिस इज रेडिएशन। अच्छा, अब रेडिएशन किस किस पे डिपेंड करता है? रेडिएशन किस किस पे डिपेंड करता है? ज्यादातर रेडिएशन कौन से वाले हैं? ज्यादातर रेडिएशन इंफ्रारेड। हमारे आसपास रूम टेम्परेचर पर जो भी आपको मटेरियल्स दिख रहे हैं, वो ज्यादातर रेडिएशंस कौन से हैं? कलर्स दिख रहे हैं, कोई रेड कलर का है, कोई वॉयलेट है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, कोई व्हाइट है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, तो विजिबल लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं। और उसके साथ साथ कौन सी आ रही है? इंफ्रारेड। कुछ वेव्स ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेड से भी कम होती है, इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं उनको। ओके, अब ये रेडिएशन किस किस पे डिपेंड करता है? रेडिएशन डिपेंड करेगा मटेरियल पे, किस टाइप का मटेरियल है, और डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर पे। कितना रेडिएशन होगा पर सेकंड, कितनी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है सबसे पहला टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बॉडी अगर गर्म होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। जैसे कि आयरन, आयरन नॉर्मली ग्रे कलर का दिखता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, जैसा कि ब्लैक स्मिथ करता है, लोहार करता है, तो आपको ये रेड कलर का दिखता है। पहले तो इंफ्रारेड वेव्स निकल रही थी, ये वाली वेव्स निकल रही थी, दिख नहीं रही थी। जैसे ही 300 डिग्री पे गर्म किया, रेड कलर का दिखना शुरू हो गया, मतलब कि विजिबल लाइट, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। इधर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो पहले इंफ्रारेड हो रही थी रूम टेम्परेचर पे, गर्म करने पर रेड कलर दिखने लगा, फिर और गर्म किया, ऑरेंज हो गया, फिर येलो हो गया, फिर और गर्म कर दिया 1500-1600 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको वो व्हाइट कलर का दिखना शुरू हो गया। मेल्ट हो चुका है आयरन, आयरन जो है वो मेल्ट हो चुका है और व्हाइट कलर का दिख रहा है, चमकदार दिख रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अब ये सब तरह के रेडिएशन कर रहा है, और सारे रेडिएशन एक साथ आ रहे हैं, तो हमारा ब्रेन इसको इंटरप्रेट कर रहा है एज ए व्हाइट कलर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेडिएशन बढ़ता जाएगा, बॉडी से जो वेव्स निकलेंगी वो बढ़ती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, रेडिएशन इंक्रीज होता जाएगा। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस या रेडिएटिंग सरफेस। रेडिएटिंग सब्सटेंस लिख देते हैं, चलिए, रेडिएटिंग सब्सटेंस। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस है, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा। अब आप जो आयरन है उसका कलर ग्रे है, कॉपर का कलर रेड ब्राउन होता है, चौक का कलर व्हाइट है, तो सबके रेडिएशन अलग अलग है ना। कोई हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकाल रहा है, कोई कम फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकाल रहा है। अब जैसे यहां पर ये ग्रीन कलर है बोर्ड, तो ये ग्रीन कलर की वेव्स को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, ये ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अगर आपको इस बोर्ड का कलर ग्रीन दिख रहा है ना, तो उसका मतलब क्या है? सन से 7 कलर्स आ रहे हैं, 7 कलर्स में से इन सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं किया उसने, तो ग्रीन रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज में आ जाता है और हमें लगता है ये बोर्ड ग्रीन कलर का है। एक्चुअल में ये ग्रीन नहीं है, ग्रीन तो रिफ्लेक्ट होकर के इससे आ रहा है, ग्रीन कलर तो इससे रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। ये वेव्स रिफ्लेक्ट होकर के आ रही हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा बोर्ड इस कलर को। और उसके अलावा रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, उसमें से भी वेव्स निकल रही हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जो ग्रीन कलर का बोर्ड है उसमें से ये वेव निकल रही है, जो रेड कलर है उसमें से ये वाली वेव आ रही है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, लॉन्गर वेवलेंथ होगी। तो ये डिफरेंस होगा इन वेव्स में, कोई हाई फ्रीक्वेंसी की है तो कोई लो फ्रीक्वेंसी की है। ये 1 सेकंड में 4 वेव्स बन रही है, ये 1 सेकंड में 2 वेव्स बन रही है, तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो गया ना, पर सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में ग्रीन कलर का रेडिएशन हो रहा है। ग्रीन कलर ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज में आ रहा है, इसलिए ये ग्रीन दिखाई दे रहा है। ओके,
तो किस पे डिपेंड करेगा? रेडिएटिंग सब्सटेंस पे, कि किस तरह का सब्सटेंस है। अब जो लीव्स होती हैं, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो ग्रीन कलर की दिखती हैं। क्यों दिखती हैं ग्रीन कलर की? क्योंकि वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं करती। 7 कलर्स में से वो बाकी सारे कलर्स को, इंफ्रारेड को भी एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करती। ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज में आ जाता है और हमें लगता है कि वो पेड़ के जो पत्ते हैं वो ग्रीन है, लीव्स जो है ग्रीन कलर की है। ओके, तीसरा किस पे डिपेंड करेगा? अब सब्सटेंसेस के कलर अलग अलग होते हैं ना, तो इसका मतलब वो अलग अलग तरह की लाइट को रेडिएट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को रेडिएट कर रहे हैं। तीसरा डिपेंड करेगा एरिया ऑफ द सरफेस। किस पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ द सरफेस। ऑब्वियसली एरिया पे तो डिपेंड करेगा ही। अब मेरे घर में एक खिड़की है, उसमें से लाइट आ रही है, तो मैंने देखा 100 जूल की लाइट आ रही है पर सेकेंड। अब मैं एक विंडो को और ओपन कर दूं तो 100 जूल इसमें से आ रहे थे और 100 जूल इसमें से आएंगे, 200 जूल हो जाएंगे, फिर एनर्जी बढ़ गई ना। तो उस सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा कि कितना एरिया। अगर एरिया बड़ा होगा तो रेडिएशन ज्यादा होगा, एरिया छोटा होगा तो रेडिएशन कम होगा। तो जो रेडिएशन है वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। जो रेडिएशन है वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, बॉडी के टेम्परेचर पे, बॉडी के नेचर पे, मतलब सब्सटेंस के नेचर पे, और तीसरा उसके सरफेस एरिया पे, कि उसका एरिया कितना है। एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा रेडिएशन होंगे। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेडिएशन होगा। दिस इज रेडिएशन। अब इसके देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, वैसे तो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहली बात, रेडिएशंस क्या है? हीट एनर्जी का ट्रांसफर है। हीट एनर्जी का ट्रांसफर है विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द सोर्स एंड रिसीवर। सोर्स और रिसीवर इसमें मूवमेंट नहीं करते हैं। जो रेडिएशन होता है वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर करता है थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किससे प्रोड्यूस होती हैं? जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है। अगर टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन है तो वो बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करेगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती हैं। अगर ज्यादा गर्म है, हाई टेम्परेचर है, तो गामा रेज, उससे कम है एक्स रेज, उससे कम टेम्परेचर है अल्ट्रावायलेट, उससे कम टेम्परेचर है तो विजिबल लाइट, फिर और कम है तो इंफ्रारेड, और कम है तो माइक्रो, और कम है तो रेडियो वेव्स। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इन सब में किसका डिफरेंस है? फ्रीक्वेंसी का। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो ये हाई एनर्जी की वेव्स हैं। इसके कांटेक्ट में पर्सन ह्यूमंस नहीं आ सकते हैं, गामा रेज के ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स नहीं आ सकते हैं। गामा रेज जिस पे भी पड़ेंगी हाई एनर्जी की वेव्स होंगी, ठीक है, तो वो हमारी एटॉमिक, जो हमारे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगी। टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ओके, तो जैसे जैसे इस तरफ बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, और इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। इट रिक्वायर्स नो मीडियम, इट कैन मूव विदाउट मीडियम। ये बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती हैं, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है, और उस एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। मीडियम किसको चाहिए होता है? अगर एनर्जी पार्टिकल्स के थ्रू ट्रांसफर करनी है। देखिए कंडक्शन में भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करते थे और एनर्जी ट्रांसफर करते थे, और कन्वेक्शन में भी पार्टिकल चल करके जाते थे और टकरा करके एनर्जी को ट्रांसफर करते थे दूसरे पार्टिकल से टकरा करके। तो उन दोनों में पार्टिकल्स चाहिए हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, इसमें पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेव्स के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, और ये रेडिएशंस इन 3 चीजों पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर पे, बॉडी के टेम्परेचर पे, दूसरा उसके रेडिएटिंग सरफेस पे किस तरह का सब्सटेंस है, तीसरा एरिया पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेडिएशंस उतने ही ज्यादा होंगे। ओके, अब इसके बाद देखिए, ज्यादातर जो रेडिएशंस हैं वो इंफ्रारेड होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ज्यादातर जो रेडिएशंस हो रहे हैं बॉडीज के थ्रू, वो कौन से हो रहे हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस हो रहे हैं। अब जैसे कि हम लोग फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, आग जलाते हैं, तो उसमें रेडिएशन भी होगा, कंडक्शन भी होगा, और कन्वेक्शन भी होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर का हैंडल है, और इस हैंडल को किसी पर्सन ने ऐसा पकड़ करके रखा हुआ है।
ये ऐसा किसी पर्सन ने इसको पकड़ करके रखा हुआ है हैंडल को। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक सोर्स लगाया, जैसे कि मैंने इंडक्शन कॉइल, जैसे कि मैंने एक कॉइल लगाई, या हम लोग चलो कोयले को जला लेते हैं, कोल को बर्न करेंगे या वुड को बर्न करेंगे तो इस तरह की फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगी, ऐसा फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगी, और यहाँ पर ये सब्सटेंस क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। तो हम दूर से इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है, रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो मतलब कि क्या हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। दूर से भी हमने इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब देखा, एब्जॉर्ब किया, हमें गर्माहट महसूस हुई, हॉटनेस फील हुई। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, इसके आसपास एयर पार्टिकल्स हैं, वो चल करके ऊपर जाएंगे और इस कंटेनर से टकराएंगे, इस कंटेनर से टकराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कंटेनर के पार्टिकल ऐसा ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे और साइड से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। तो इस कंटेनर के अंदर जो सब्सटेंस है उसमें आपको क्या दिखेगा, उसमें दिखेगा आपको कन्वेक्शन। और ये पूरा कंटेनर गर्म हो चुका है, ये हैंडल भी गर्म होना शुरू हो गया। अब जिस पर्सन ने इस हैंडल को पकड़ रखा था वो भी गर्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कंडक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडक्शन। वेपर्स अपवर्ड डायरेक्शन में राइज हो रहे हैं, जो वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसा हाथ रखा तो मेरे को गर्म महसूस होगा, क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल आकर के ऐसा कोलाइड करेगा मेरे हाथ के साथ। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये भी कन्वेक्शन है, ये भी क्या है, कन्वेक्शन। पार्टिकल एनर्जी को गेन करके इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, दूर दूर हो जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करते हैं और जाकर के हाथ से टकराते हैं। तो जैसे ही टकराते हैं ये एनर्जी मेरे हाथ में ट्रांसफर हो जाती है। तो यहाँ पर पार्टिकल जाकर के एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, चल करके जा रहे हैं, एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है तो कन्वेक्शन। इसमें पार्टिकल ऊपर आ रहे हैं, साइड से नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर कन्वेक्शन। ये सब्सटेंस जो वाटर है वो गर्म हो रहा है कन्वेक्शन के थ्रू, और ये रेडिएशंस कर रहे हैं। ये बर्तन भी गर्म हो चुका है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज करेगा। हम इसकी गर्मी को महसूस कर सकते हैं, हॉटनेस को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिलीज कर रहा है और वो हम तक आ रही है। तो जो भी बॉडी गर्म होगी वो ही रेडिएशंस करेगी। ये फायर जो है, फ्लेम्स जो है, ये भी रेडिएशन कर रहे हैं। बर्तन में कन्वेक्शन हो रहा है, पूरा बर्तन गर्म हो गया, हैंडल भी गर्म हो गया, कंडक्शन हो रहा है। यहाँ पर पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं और किसी दूसरे सरफेस से टकरा रहे हैं, उस सरफेस को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर भी कन्वेक्शन हो रहा है। तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों चीजें हो रही हैं, तीनों चीजें हो रही हैं यहाँ पे। ओके, अब हैंड रेज कर दो जल्दी से। ओके, थैंक यू सो मच। कल डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी को।